नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपकी आगामी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रमाणिक तैयारी हेतु हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसी के अंतर्गत उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में हम पिछली कक्षा में शुरुआत कर चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद को जानने के बाद इस युग के हम अन्य उपन्यासकार और उनकी कृतियों के विषय में आज के इस कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के सहयोगी जयशंकर प्रसाद हैं। काव्य में जीवन के चरम आदर्श आनंद को रूपायित करने वाले कवि प्रसाद अपने 3 उपन्यास, 2 पूर्ण और 1 अपूर्ण में सामाजिक यथार्थ का चित्रण ही चुनते हैं। अपने आरंभिक लेखन काल में कवि ने उपन्यास लेखन को बहुत गंभीरता के साथ नहीं लिया। उनकी दृष्टि में कवि जीवन के दर्शन का साक्षी और सहभोक्ता है, जबकि उपन्यासकार बदलते परिवेश का चितेरा भर। कवि क्या करता है? जीवन का साक्षी और सहभोक्ता है, और उपन्यासकार क्या करता है? केवल चित्र खींच देता है, चित्रकार की तरह। शुरू के दिनों में एक आख्यान काव्य प्रेम पथिक में प्रसाद लिखते हैं। देखिए, पथिक नरेश मेहता का है और प्रेम पथिक आ जाए तो उसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक है, वह परिणाम स्थिति ही सच्ची है। वर्तमान सुख दुख में पढ़कर उसे समझने की कोशिश यही सामाजिक यथार्थ का अंकन है, जिसकी जरूरत आगे चलकर प्रसाद महसूस करते हैं। जीवन और मानव संस्कृति की बुनियादी समस्याओं से जूझना रचनाकार के लिए आवश्यक है, तो वर्तमान सुख दुख की समझ भी अपनी जगह जरूरी है। कंकाल और तितली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके कंकाल और तितली और ऐतिहासिक परिदृश्य के सहारे इरावती में प्रसाद समाज की विविध रूढ़ियों का चित्रण करते हैं। उनके निराकरण के लिए एक प्रतीक चरित्र की सृष्टि भी करते हैं। कंकाल में गोस्वामी कृष्णचरण, तितली में बाबा रामनाथ और इरावती में ब्रह्मचारी, ये तीनों चरित्र अपनी प्रकृति में असांप्रदायिक हैं और हिंदू जीवन में युग युग से परत दर परत जमती कुरीतियों को साफ करना चाहते हैं। पुनर्जागरण की विचारधारा, जहाँ सन्यासी गृहस्थ जीवन का तिरस्कार नहीं करता, उसकी महिमा का बखान करता है, प्रसाद के इन चरित्रों में मुखर हुई है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में यदि गृहस्थ जीवन का आदर्श है और स्वयं प्रसाद की कामायनी यदि मनु आदि के गृहस्थ जीवन की समस्याओं की सहानुभूति को केरती है, तो उनके उपन्यासों में गृहस्थ जीवन और उसकी विविध इकाइयों से बने समाज का कटु यथार्थ चित्रित हुआ है। इस यथार्थ से निपटने के लिए ही उन्होंने गोस्वामी कृष्ण शरण, बाबा रामनाथ और ब्रह्मचारी जैसे चरित्रों को रचा। तो ये कृष्ण शरण है, कंकाल के पात्र हैं, तितली के पात्र हैं बाबा रामनाथ, और इरावती जो कि उनका अपूर्ण रह गया उसके पात्र है ब्रह्मचारी। बेटा नीचे 1918 से लेकर 1936 तक, अर्थात सेवा सदन के प्रकाशन काल से लेकर 1918 से 1936 तक, अर्थात सेवा सदन के प्रकाशन काल से गोदान के प्रकाशन काल की अवधि को हिंदी उपन्यास की अपेक्षा संक्षिप्त इतिहास में प्रेमचंद युग कहा गया। इस युग के केंद्रीय रचनाकार प्रेमचंद्र हैं और इस अवधि के उपन्यास लेखन की जैसे सभी अच्छाइयाँ और कमियाँ उनमें केंद्रीभूत हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि वे अपनी कमियों से स्वयं लड़े हैं और किसी कदर उन पर विजय पाई है। गोदान से पहले के प्राय सभी उपन्यास में प्रेमचंद अपने युग के अहिंसक आंदोलन और सविनय अवज्ञा की पृष्ठभूमि में चरित्रों के हृदय परिवर्तन पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं, पर गोदान में स्थिति बदलती है। यहाँ हृदय परिवर्तन के प्रसंग कम है और जहाँ भी है वहाँ परिवर्तन क्रमशः है, आकस्मिक या नाटकीय नहीं। प्रसाद घटना संयोगों का सहारा लेते और हृदय परिवर्तन का कम। संयोग की यह शैली आरंभिक युग के रहस्य रोमांचों में से ली गई है और प्रसाद के यहाँ घटनाक्रम में वह एक व्यापक नियति का रूप ले लेती है ना। आप देखते हो यहाँ पर गोदान में गोबर का भी हृदय परिवर्तन होता है। तो ये गोदान प्रसाद के घटना संयोगों की वजह से ऐसा होता है।
प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकारों में चतुर्सेन शास्त्री और वृंदावन लाल वर्मा हैं, जिन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे। यहाँ भी सामाजिक उपन्यासों में यथार्थ चित्रण की परंपरा कहीं तीखे और कहीं हल्के रूप में चलती रहती है। ऐतिहासिक उपन्यासों में चतुर्सेन शास्त्री जी ने इतिहास को एक वातावरण के रूप में अधिक चित्रित अंकित किया है, जबकि वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में इतिहास वास्तविक परिवेश के रूप में चित्रित हुआ है। फलतः वहाँ चरित्रों के साथ अंतर प्रक्रिया में इतिहास एक रचनात्मक शक्ति बन जाता है। बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यासों में सामाजिक विद्रूप अपने ब्यौरे में अंकित हुए हैं, जिसके कारण तत्कालीन पत्रकारिता और समीक्षा के क्षेत्रों में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। विशाल भारत के संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी ने इस प्रकार की रचना को अस्वस्थकर और अस्वस्तिकर मानते हुए उन्हें घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घासलेटी साहित्यकार किसे कहा जाता है? बेचैन शर्मा उग्र को। और उनके साहित्य को घासलेटी साहित्य किसने कहा? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा कि इनका साहित्य कैसा है? घासलेटी साहित्य है, और इनका व्यापक रूप से विरोध किया। विशाल भारत के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने मतवाला पत्र के आरंभिक काल में निराला की अनेक रचनाओं का प्रकाशन किया था। इस पत्र के प्रमुख लेखकों में निराला के साथ ही उग्र भी थे। ये दोनों मतवाला मंडल के नाम से विख्यात लेखक वृत्त के सदस्य थे और कुछ व्यक्तिगत जीवन क्रम के संदर्भ में भी एक दूसरे के निकट थे, पर इसके बावजूद रचना क्रम में दोनों की स्थिति अलग थी। निराला तो रहे, पर उग्र कभी नहीं हुए। उन्होंने कई उपन्यासों की रचना की जो एक संवेदनशील कवि की आत्मोन्मुख फैंटेसी के रूप में देखे जाते हैं। इन उपन्यासों में सामाजिक जीवन के बड़े संतुलित और बहुत बार काव्यात्मक चित्र उकेरे गए हैं। इस युग के अन्य उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं चंडी प्रसाद हृदयेश, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, विशंभर शर्मा कौशिक, सियाराम शरण गुप्त, भगवती प्रसाद वाजपेयी और प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनमें से प्रथम दो शैलीकार के रूप में विशेषतः स्मरण किए जाते हैं। शैलीकार कौन कौन है? चंडी प्रसाद हृदयेश और राधिका रमण प्रसाद। राधिका रमण प्रसाद की कहानी है कानों में कंगना, जो कि खूब फेमस हुई है। तो कुल मिला के यहाँ जो नाम दिए हैं, आप बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यास पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ये नीचे चार छह नाम दिए गए हैं, आप इनके उपन्यासिक कृतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। चतुर्सेन शास्त्री और वृंदावन लाल वर्मा। तो ये नोट्स वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, या आपके पास जो भी बुक हो उसमें से आप इन राइटर्स की जिनका नाम रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपनी इस बुक में लिया है, उनके उपन्यासों को के प्रकाशन वर्ष के साथ देखिएगा। जैसे विशेषतः प्रेमचंद के सभी उपन्यास उनके प्रकाशन वर्ष के साथ आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। इसमें कोई संशय नहीं है, वो आपको बिल्कुल याद करने हैं, क्योंकि पूरा के पूरा युग इनके नाम से जाना जा रहा है, तो वो तो पेपर में आएंगे ही आएंगे। जो परीक्षार्थी नए हैं, चैनल पे पहली बार है, चैनल पे प्लेलिस्ट सेट कर दी है मैंने, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। जैसे आप भारत के अन्य राज्यों से हैं और वहाँ पर प्लेलिस्ट नहीं है, तो इस तरीके से प्लेलिस्ट हैं, हिंदी निबंध, हिंदी कहानियाँ, हिंदी नाटक, तो उन प्लेलिस्ट में आपको विषय सामग्री मिल जाएगी। बाकी आप देखेंगे तो आपको मध्यकालीन काव्य हो या आधुनिक कविताएं, सब कुछ मैंने करवा रखा है। बहुत कुछ करवाना बाकी और बहुत कुछ करवा रखा है, ठीक है। तो जो करवा रखा है उसको प्लेलिस्ट से चेक कर लें, और जो नहीं करवाया है उसके लिए नियमित रहें। प्रतिदिन वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, किसी दिन नहीं भी हो पाता तो प्लेलिस्ट से रामचंद्र शुक्ल की बुक सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल संक्षिप्त इतिहास, रामचंद्र शुक्ल की बुक को, और ये बहुत कुछ है पढ़ने को, कृपया करके पढ़िएगा। प्रेमचंद के बाद नागरिक मध्यम वर्ग की कथा कहने में भगवती चरण वर्मा को विशेष रूप से सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि ऐतिहासिकता के झीने परिवेश में प्रतिष्ठित उपन्यास चित्रलेखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और चित्रलेखा पढ़ने योग्य उपन्यास है। 1934 के लेखक के रूप में वे अधिक प्रसिद्ध हुए। उनके उपन्यासों में कथा कौशल और जीवन दृष्टि के उन्मेष का बारीक संतुलन मिलता है। यद्यपि कि उनकी उत्तरकालीन रचनाएं धीरे धीरे किस्सा कताई की ओर झुकती गई हैं। इसके लिए आगे चलकर उन्होंने उपन्यासों की क्लासिक विधान पीढ़ियों के आख्यान को अपनाया, जो इस प्रकार की कथा शैली के लिए अधिक उपयुक्त तो रहता है। तो भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास हमें पढ़ना है वह चित्रलेखा है ना। इसको पेपर की दृष्टि से तो हमें सिर्फ नाम याद रखना है चित्रलेखा, लेकिन इसमें पाप पुण्य के विषय में बताया गया है।
और ये भी इस पर प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न यह भी पूछा हुआ है, जो फर्स्ट लाइन इसकी लिखी है ये नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ है, हाईलाइट कर लें या इसको नोट डाउन कर लीजिए। चित्रलेखा पर आरोप है कि वह आनातोले फ्रांस की थाया के प्रभाव में लिखी गई है। बाद में सांकेतिक शैली में लेखक ने इसे किसी कदर स्वीकार भी किया, पर इस कथानक साम्य के बावजूद चित्रलेखा की रचना विधान सर्वतः मौलिक और कलात्मक है। पाप पुण्य की समस्या से सीधे टकराने के बावजूद उपन्यास इतना कलात्मक रह सका है, यह अपने में कम उपलब्धि नहीं है। जैसा कहा गया, उपन्यास में मौर्यकालीन इतिहास का परिवेश नर्तकी चित्रलेखा के वर्णित दुपट्टे की तरह ही जीना है और इतिहास का इससे अधिक आवरण शायद यहाँ अपेक्षित भी न था। तो चित्रलेखा वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पर आनातोले फ्रांस की थाया का प्रभाव देखा जाता है। आरंभिक सामाजिक उपन्यासों में लेखक का 3 वर्ष एक साफ सुथरी कथाकृति है। तो ये यहाँ पर वृंदावन तो ये यहाँ पर भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आरंभिक सामाजिक उपन्यासों का लेखक का 3 वर्ष एक साफ सुथरी कथाकृति है, जिसमें वैश्य सरोज के जीवन मूल्य एक संभ्रांत परिवार की युवती प्रभा की तुलना में कहीं अधिक ऊंचे चित्रित हुए हैं। वैश्य जीवन को लेकर प्रेमचंद्र और उनके पहले के उपन्यासकारों ने भी कई विशिष्ट कृतियों की रचना की है। भगवती चरण वर्मा सामाजिक जीवन के इस पक्ष को एक नए संदर्भ में रखकर देखने का यत्न करते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते लेखक की उपन्यास कला में व्यस्कता का चरण है। जैसे गोदान है ना प्रेमचंद का, वैसे भगवती चरण वर्मा का कौन सा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते। 1930 के आसपास स्वाधीनता संग्राम की विविध धाराओं का चित्रण करते हुए उपन्यासकार ने अवध के बैसवाड़ा क्षेत्र और उसके ताल्लुकेदार रामनाथ तिवारी को रचना के केंद्र में रखा है। रामनाथ तिवारी की कथा है टेढ़े मेढ़े रास्ते में। जीवन स्वप्नों के बीच रामनाथ की अडिग निष्ठा पूरे उपन्यास को एक गहरी सहानुभूति और करुणा से संपन्न करती है। अपने अगले बड़े उपन्यास भूले बिसरे चित्र का चित्रण क्षेत्र लेखक ने पूर्ववत रखा है। यद्यपि उसका कालखंड टेढ़े मेढ़े रास्ते के पहले के 50 वर्ष है। भूले बिसरे चित्र टेढ़े मेढ़े रास्ते में पिता और उसके 3 पुत्रों के बीच भावात्मक संबंध चित्रित हुए, जबकि भूले बिसरे चित्र में 4 पीढ़ियों की कहानी है। पर रामनाथ जैसा कोई सशक्त चरित्र इनके बीच से नहीं उभरता। फिर समकालीन राजनीतिक जीवन को अगले कई उपन्यासों में लेखकों ने उठाया है, पर यहाँ कथा ही कथा है, उसके भीतर से कोई चरित्र या संवेदन विकसित नहीं होता। प्रेमचंद शैली के कथा संयोजन की जैसे सभी संभावनाएं यहाँ पूरी हो गई हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वशाली इनका टेढ़े मेढ़े रास्ते है। यदि चित्रलेखा के बाद कोई दूसरा है तो टेढ़े मेढ़े रास्ते है। ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते का प्रमुख पात्र है रामनाथ तिवारी, आप ये याद रखेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कहानी रहेगा, जिसे हम नई कक्षा से प्रारंभ करेंगे। आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी ये बुक सिद्ध होगी आपके एग्जाम्स में। पिछले पेपर आप उठाकर देखेंगे तो प्रश्न इसी तरीके के और इन्हीं प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से मिलते हैं, जिन्हें प्रैक्टिस सेट के रूप में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट्स तो आ ही रहे हैं उपन्यासों के, साथ ही साथ आप इन प्रमाणिक बुक्स का भी आनंद लें। खूब अच्छे से आप अपनी तैयारी करें। कैसी तैयारी चल रही है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा मन में कोई भी संशय या प्रश्न हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। धन्यवाद।